अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अजीम और आज की एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा ascorbic acid recommended daily allowance, ascorbic acid sources, its biochemical functions, deficiency symptoms, and megadose of vitamin C and its controversy. ascorbic acid जो है ये एक विटामिन बी है और एसिड भी है। इसे विटामिन सी के नाम से मार्केट में अवेलेबल है और ये एक वर्सिटाइल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल है क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं होता, इसलिए हमें डेली की बुनियाद पे लेना पड़ता है। विटामिन सी को सबसे पहले अल्बर्ट सीजर जॉर्जी ने 1936 में इस इस पे नोबेल प्राइज लिया था, जबकि इसकी जो इन्वेंशन थी वो 1912 में हो गई थी। 1928 में इसको आइसोलेट किया गया था और 1933 में ये बाकायदा मार्केट में आ चुका था। और ये इसके बारे में बहुत सी विटामिन सी के बारे में जब कोरोना हुआ था तो लोगों ने कहा था कि अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए विटामिन सी लो। बाकी ये अगर ठंडक महसूस हो रही है, ठंडक से लेके कैंसर तक की मर्ज का ये इलाज है। और 17 सेंचुरी में बहुत से माहीगीर मर गए थे क्योंकि उन दिनों समुद्र का सफर बहुत ज्यादा लंबा होता था एज कंपेयर टू रिसेंट डेज, क्योंकि उन दिनों तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो फिर साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया कि आप लोग सिंपल मीट खा रहे हैं, आप कोई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल नहीं खा रहे, इसकी वजह से माहीगीरों की डेथ हो रही है। बाद में किसी साइंटिस्ट ने उस पर एक ट्रीटाइज ऑन स्कर्वी, इस पे एक ऐसे भी लिखा। फिर उसके बाद 1795 के बाद उनको माहीगीरों को बाकायदा डायरेक्शन दी गई कि आपको विटामिन सी लाजमी लेना है। उन दिनों विटामिन सी का रिसोर्स जो है वो लेमन को ही समझा जाता था, इसलिए माहीगीर जो है वो जब समुद्री सफर करते थे तो अपने साथ क्रेट्स ऑफ लेमन साथ रखते थे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ ascorbic एसिड की। बेसिकली ये हेक्सोजेज हैं और क्लोजली रिसेंबल हैं मोनोसैकेराइड से, और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो लिंकेज है उसमें डबल बॉन्ड है और इसकी ऑक्सीडेशन इजीली हो जाती है, जिसमें एल ascorbic एसिड जो है वो डी हाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये दोनों ही एक्टिव फॉर्म है और हमेशा जो टिश्यू हैं उनमें डी हाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड टू ascorbic एसिड की रेशियो जो है वो 1:15 है, यानी कि ascorbic एसिड ज़्यादा होता है, डी हाइड्रोस्कॉर्बिक एसिड जो है वो थोड़ा होता है। उसके अलावा ascorbic एसिड जो है वो जब कॉपर हो तो इसकी ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाती है, तो वो वेसल जहाँ पे कॉपर बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पे हमेशा विटामिन सी जो है वो इनएक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट है बायोकेमिकल फंक्शन। ascorbic एसिड के जो फंक्शन है इसकी फॉर्म से बहुत रिलेट करते हैं, यानी कि एल ascorbic एसिड की फॉर्म में होगा, ये डी हाइड्रोक्सी ascorbic एसिड की फॉर्म में होगा, तो इसके फंक्शन जो है दोनों फॉर्म में डिफरेंट होंगे। फर्स्ट वन है ये कोलेजन की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती है। कोलेजन बेसिकली एक प्रोटीन है जो कि मोस्टली मीन इसकी क्रीम भी यूज़ की जाती है, इसकी प्रोटीन भी एज ए इंजेक्शन भी यूज़ किए जाते हैं। ये बेसिकली जल्द को बहुत सख्त रखती है। मोस्टली जो आर्टिस्ट हैं वो अपने चेहरे यानी चेहरे को मीन यंग रखने के लिए कोलेजन के टीके भी लगवाती हैं, कोलेजन की क्रीम्स भी यूज़ करती हैं। और ये प्रोटीन जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है, प्रोलाइन और लाइसिन से। तो उसमें जो है विटामिन सी एज ए कोफैक्टर के तौर पे काम करता है। तो ये और इसके अलावा ये जो कोलेजन का ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन भी करवाता है। अगर विटामिन सी जो है कोलेजन सिंथेसिस में यूज ना हो तो कोलेजन से इतना सिंथेसाइज नहीं हो पाती, उसकी वजह से टिश्यू जो हैं वो भी, उनमें कनेक्टिव टिश्यू जो हैं वो भी वीक हो जाते हैं, जो जख्म है वो सही भरते नहीं हैं और स्कर्वी हो जाती है। बात करते हैं बोन फॉर्मेशन की। बोन जो है वो कोलेजन और कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनती है। कोलेजन लाजमी सी बात है, उसमें जो दो प्रोटीन यूज होती हैं लाइसिन और प्रोलाइन, वो विटामिन सी जो है वहाँ पे कोफैक्टर के तौर पे काम करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ascorbic एसिड एनहांस आयरन अब्जॉर्प्शन।
स्कॉर्बिक एसिड जो है अगर खाया जाए, इससे आयरन की बायोअवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि ये आयरन को बहुत ज़्यादा सॉल्युबल कर देता है, जिसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और फिर इजीली ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाता है। तो ज़्यादा ये भी नहीं कंसेप्ट कि ज़्यादा ascorbic एसिड खाने से बायो अवेलेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि ascorbic एसिड की मोर कंजप्शन जो है वो बिल्कुल वाइस वर्सा इफेक्ट शो करती है। नेक्स्ट है टेरोसिन मेटाबॉलिज्म। इससे ये होता है ascorbic एसिड कंजप्शन से टेरोसिन जो है वो भी विटामिन है, उसकी मेटाबॉलिज्म जो है वो इन्हांस हो जाती है। जो ascorbic एसिड है वो ऑक्सीडेशन करता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जो है वो फैसिलिटेट हो जाती है। नेक्स्ट है फोलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। जो फोलिक एसिड है उसकी एक्टिव फॉर्म है टेट्राहाइड्रोफोलेट। विटामिन सी जो है वो ज़रूरी होता है इस फोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करने के लिए। उसके अलावा विटामिन सी जो है पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए यूज होता है। पेप्टाइड बेसिकली 2 से लेकर 50 अमीनो एसिड जो हैं कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू डबल बॉन्ड वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस में यूज होते हैं। तो वहाँ पे बेसिकली जो ascorbic एसिड है ये पेप्टाइड हार्मोन की सिंथेसिस में हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट है कॉर्टिसोल हार्मोन, वो हार्मोन जो स्ट्रेस के दौरान जनरेट होता है, उसमें भी ascorbic एसिड जो है इन्वॉल्व होता है। ascorbic एसिड जो है वो दूसरे विटामिन जिसमें ए है, ई है, बी है, उनको ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। उसके अलावा इम्यून फंक्शन जो है उसमें जो वाइट ब्लड सेल्स यूज होते हैं उनकी प्रोडक्शन को इन्हांस करता है, जिसकी वजह से एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा कंट्रैक्ट फॉर्मेशन से बचाता है। और मज़ीद जो विटामिन सी है वो कैंसर, कंट्रैक्ट्स और हार्ट डिजीज से भी बचाता है। बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट वो रेडिकल होते हैं, फ्री रेडिकल, जो कि ड्यूरिंग डाइजेशन के दौरान वो जनरेट होते हैं और वो किसी भी सेल के साथ लग कर उसको डैमेज कर सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये बेसिकली एक ऑक्सीडेंट, ये उनको ऑक्सीडेशन होने से नहीं होने देते और उनको स्क्वेंच कर लेते हैं जिन रेडिकल ने ह्यूमन बॉडी को डैमेज करना था। नेक्स्ट बात करते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस की। जो ह्यूमन बॉडी को 60 से 70 मिलीग्राम जो है पर डे के हिसाब से रिक्वायर्ड होता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसकी रिक्वायरमेंट 20 से 40% इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो जाती है और दांतों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, और उसके अलावा जो सेक्स जो हार्मोन है जो जनरेट होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। और इसके अलावा जो इसकी कोलेजन फॉर्मेशन में, कोलेजन आपको पता है एक ऐसी प्रोटीन है जो कि सारी बॉडी को टाइट रखती है मोस्टली, जिससे मैंने पहले डिस्कस किया। इसके इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं ताकि बॉडी जो है वो स्पेशली फेस जो है वो बिल्कुल टाइट रहे। उसके अलावा एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी ये काम करती है। अगर ये विटामिन सी ना लिया जाए तो कोलेजन की फॉर्मेशन जो है सिंथेसिस सही नहीं हो पाती। दैट्स ऑल। नेक्स्ट बात करते हैं डाइटरी सोर्सेज की। तो डाइटरी सोर्सेज का देखा जाए तो रिच सोर्स जो है वो कावा है, जिसमें 228 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से विटामिन सी होता है। और नेक्स्ट फेज में मिर्च है, रेड मिर्च 128 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से उसमें विटामिन सी होता है। उसके अलावा जो है कीवी फ्रूट आ जाता है, केला आ जाता है, और ऑरेंजेस जिसके बारे में कहा जाता है रिच सोर्स है, हालांकि इतना रिच नहीं है, इसमें 53 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के हिसाब से होते हैं। लेकिन ये जो न्यूमेरिक्स हैं ये चेंज होती रहती हैं ग्रोइंग कंडीशन के हिसाब से, राइपनिंग के हिसाब से, और भी इसमें फर्टिलाइजेशन के हिसाब से बहुत से फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन एक रफ साइड ये है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मैकाडोज की। पहले ये कहा जाता था 1970 में, एक साइंटिस्ट ये कहता था कि इसको बोरियों में रखो और ग्रामों के हिसाब से खाओ, इसके बहुत फायदे हैं। लेकिन बाद में ये देखा गया कि इसके ये नहीं है कि ज़्यादा खाने से इसके ज़्यादा फायदे, बल्कि इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, इसमें डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम थे। और दूसरा ये था कि इसमें जो
अस्कॉर्बिक एसिड का जो मेटाबोलाइट है वो ऑक्जेलेट है। ज़्यादा कंजप्शन से ऑक्जेलेट जो है वो किडनी स्टोन बनाता है, तो इसकी ज़्यादा मिकदार जो नहीं खानी चाहिए, बल्कि रिकमेंडेड अमाउंट में ही इसको लेना चाहिए।